नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सबसे पहले डॉक्टर भ्रूण के लिंग का पता लगाता है अपराध के लिए 3 साल की सजा, डॉक्टर ध्यानेश्वर निरगुड़े ने कहा। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान का होली फेथ स्कूल में सम्मान। भ्रष्टाचार ऑक्सीजन है, पीएम मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस पर बोला हमला। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में कांग्रेस की साजिश की बू आ रही है, केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा। लोकसभा के साथ देश की 26 विधानसभा सीटों पर होंगे चुनाव आयोग ने किया ऐलान। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, ईडी के 8 समन पर नहीं हुए पेश। अब समाचार विस्तार से। भ्रूण लिंग का पता लगाना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वाले डॉक्टर को पहली बार अपराध करने पर 3 साल की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। दूसरे जघन्य अपराध पर 5 साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी ने कहा कि जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने शनिवार को जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी के कार्यालय कक्ष में पीसी एवं पीएनडीटी जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। भ्रूण जांच से संबंधित कोई भी विज्ञापन देने वालों को 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और यदि किसी गर्भवती महिला को उसके पति या अधिकारियों द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए मजबूर किया जाता है तो पहले अपराध के लिए 3 साल की कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना और 5 साल की कैद और अगले अपराध के लिए 1 लाख रुपए उन्होंने कहा कि उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के प्रसिद्ध होली फेथ स्कूल ने बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नवनियुक्त मोहम्मद फेरोज खान का सम्मान कार्यक्रम स्कूल परिसर में रखा, जिसमें केपीसीसी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सैयद समीउद्दीन अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूल के कार्यदर्शी खदारी शरीफ और सैयद समीउद्दीन ने मोहम्मद फेरोज खान का सम्मान किया। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक आदि मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के लोकसभा चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत की, जब वह आज दोपहर एक मेगा रैली में भाग लेने के लिए कलबुर्गी जिले पहुंचे। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी और बीवाई विजेंद्र सहित अन्य ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस बार 400 से अधिक सीटें जीतने का वादा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिणी राज्य कर्नाटक ने पहले ही आगामी चुनाव में भगवा पार्टी को विजेता बनाने का संकल्प ले लिया है। कलबुर्गी में लोगों की यह भीड़ और आप सभी के चेहरों पर यह उत्साह कर्नाटक ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड संख्या में सीटें जिताने का संकल्प लिया है। चुनाव की घोषणा अभी बाकी है और आप पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं। आज पूरा कर्नाटक कह रहा है कि इस बार हम 400 पार करेंगे। राज्य में सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। प्रदेश में असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया जा रहा है। मैं समझ सकता हूं कि आप सभी के मन में कांग्रेस के प्रति कितना गुस्सा है। यह ऐसी पार्टी है कि चाहे कितने भी कपड़े बदल ले, उनकी हरकतें नहीं बदलेंगी। कोयला का कालापन दूर किया जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार को कांग्रेस से अलग नहीं किया जा सकता। इन वंशवादियों के लिए भ्रष्टाचार ऑक्सीजन है, इसलिए कर्नाटक की जनता जागृत हो चुकी है। लोग कांग्रेस की सच्चाई जान गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि अनुभवी भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामला सत्तारूढ़ कांग्रेस की साजिश की बू आ रही है। पत्रकारों से बात करते हुए जोशी ने कहा कि इस तरह का आरोप लगाने से पहले किसी को अनुभवी नेता की उम्र और समाज में स्थिति का सम्मान करना चाहिए था। येदियुरप्पा जैसे प्रभावशाली और वरिष्ठ राजनेता के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराना अक्षम्य है। जांच की जाएगी और कानून अपना काम करेगा। हमारे नेता बेदाग निकलेंगे। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि देश भर के सभी युवा मतदाता प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक बन गए हैं और भाजपा का समर्थन करेंगे। 90% नए मतदाताओं के बीच भी मोदी का बड़ा जनाधार है, उन्होंने कहा। इसलिए आगामी आम चुनाव में भाजपा बड़ी जीत दर्ज करेगी। मंड्या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एक दिलचस्प चुनावी लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने संकेत दिया कि पार्टी उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी को जेडीएस भाजपा गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार सकती है। जब कुमारस्वामी चुनाव पूर्व बैठक में भाग ले रहे थे, तब पार्टी कार्यकर्ताओं ने चिल्लाना शुरू कर दिया और मांग की कि निखिल को मंड्या से मैदान में उतारा जाए। जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उन्हें निराश नहीं करेंगे। सभी पार्टी के नेता एक साथ बैठेंगे और एक उम्मीदवार को अंतिम रूप देंगे। अतीत में मेरी 3 बड़ी हृदय शल्य चिकित्साएं हो चुकी हैं। अब फिर 21 मार्च को मेरी एक और सर्जरी होगी। मैं 19 मार्च को अस्पताल के लिए रवाना होऊंगा और 23 मार्च को लौटूंगा।
25 मार्च को हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे, जिसे आपकी इच्छा के अनुसार चुना जाएगा। मंड्या से मौजूदा सांसद सुमलता अमरीश, जो इस सीट से दोबारा चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर दृढ़ है, के साथ टकराव से बचने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, सुमलता मेरी बड़ी बहन की तरह है। अतीत में राजनीतिक मतभेद थे, लेकिन जो बीत गया उसे भूल जाओ। भविष्य में कोई मतभेद नहीं होगा। पूर्व मंत्री एमएच अमरीश और मैं करीबी दोस्त थे। पार्टी विधायक जीडी देवेगौड़ा ने कहा कि यह कुमारस्वामी ही थे जिन्होंने पिछले मंड्या लोकसभा चुनाव में निखिल को हराया था। जब अमरीश की मृत्यु हुई तो उनके परिवार के सदस्यों ने सरकार से कहा कि शव को मंड्या जिले में न ले जाया जाए, लेकिन कुमारस्वामी ने जोर दिया क्योंकि जिले के लोग अभिनेता राजनेता को श्रद्धांजलि देना चाहते थे। यह कुमारस्वामी थे जिन्होंने अमरीश को सदगति मोक्ष दी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। चुनाव आयोग ने देश भर में लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। देश में 7 चरण में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण का 26 अप्रैल और तीसरे चरण का 7 मई, चौथे चरण का मतदान 13 मई, पांचवें चरण का मतदान 20 मई और छठे चरण का मतदान 26 मई और 7वें चरण का मतदान 1 जून को संपन्न कराया जाएगा। इसके साथ ही पूरे देश में मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। लोकसभा चुनावों के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसमें बिहार की 1, गुजरात की 5, हरियाणा की 1, झारखंड की 1, महाराष्ट्र की 1, त्रिपुरा की 1, उत्तर प्रदेश की 4, पश्चिम बंगाल की 2, तेलंगाना की 1, हिमाचल प्रदेश की 6, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु की 1 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न होंगे। लोकसभा चुनाव के इस उत्सव में 18 साल के युवा से लेकर 100 साल की उम्र पार कर चुके बुजुर्ग मतदाता हिस्सा ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसी बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस बार मतदान में 21 करोड़ से ज्यादा युवा हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही 88.4 लाख से ज्यादा दिव्यांग मतदाता लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। वहीं 82 लाख से ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 85 साल से ऊपर हो चुकी है। वहीं 2.18 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो चुकी है। वहीं इस बार मतदान में 48,000 से ज्यादा ट्रांसजेंडर भी हिस्सा लेंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि हम चुनाव को यादगार बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। जहां 5 मतदाता भी होंगे, हम वहां भी पोलिंग बूथ बनाएंगे। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर पीने का पानी उपलब्ध होगा। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाए जाएंगे। दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप और व्हीलचेयर की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही मतदान केंद्रों के अंदर बिजली और प्रकाश की भी व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने कल तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता को गिरफ्तार कर लिया, तो आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी है। लगातार 8 समन के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं होने पर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। अब कोर्ट से इस मामले में केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के व्यक्तिगत पेशी से बचने की याचिका को खारिज करते हुए आज एसीएमएम की कोर्ट में पेश होने को कहा है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। अब आज अगर केजरीवाल को ईडी अरेस्ट कर लेती है तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आपके लिए लीडरशिप का संकट खड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र कैबिनेट की 16 मार्च शनिवार को मीटिंग हुई। इस बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें यह तय किया गया कि महाराष्ट्र में अब कोई भी सफाई कर्मचारी मैला नहीं उठाएगा। राज्य में अब सफाई रोबोटिक यंत्रों की मदद से की जाएगी। इसके साथ ही आचार संहिता लगने के पहले महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट में हुई बैठक में कुछ और भी अहम फैसले लिए गए। फैसलों के बाद मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि जब से हमारी सरकार स्थापन हुई है तब से हमने कई जनहित में फैसले किए हैं। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और सभी के लिए काम किया है। इस फैसले में मराठा समाज को भी आरक्षण दिया है। कोर्ट में भी ये टिकेगा, हमें पूरा विश्वास है। हिंदी न्यूज महाराष्ट्र चुनाव आचार संहिता लगने से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट में
लिए गए अहम फैसले, अब मैला नहीं उठाएंगे सफाई कर्मचारी। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले, अब मैला नहीं उठाएंगे सफाई कर्मचारी। महाराष्ट्र कैबिनेट में शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें यह तय किया गया है कि राज्य में अब कोई भी सफाई कर्मचारी मैला नहीं उठाएगा। यह काम रोबोटिक यंत्रों की मदद से की जाएगी। महाराष्ट्र कैबिनेट की 16 मार्च शनिवार को मीटिंग हुई। इस बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इस फैसले में मराठा समाज को भी आरक्षण दिया है। कोर्ट में भी ये टिकेगा, हमें पूरा विश्वास है। महाराष्ट्र कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले, अब अपराधों को रोकने के लिए महाराष्ट्र पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करेगी। बुनकरों के लिए आर्थिक मंडल बनाया जाएगा, जिसमें 50 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है। राज्य ऑटो रिक्शा चालकों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाएगा, जिसमें 50 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। बुजुर्ग साहित्यकार और कलाकारों को 5,000 रुपए निवृत्ति वेतन दिया जाएगा। सरकारी जगहों पर फिल्म शूटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहा है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान करते वक्त चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं और कुल 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन हैं। इस दौरान चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि देश में कुल युवा वोटर 19.74 करोड़ हैं। इतना ही नहीं, देश भर के कुल 97 करोड़ मतदाताओं में से 49.7 करोड़ पुरुष वोटर हैं और 47.1 करोड़ महिला मतदाता हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह भी बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 1.8 करोड़ युवा पहली बार वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि इस बार 85 साल से अधिक उम्र के वोटर्स की संख्या 82 लाख है। वहीं 18 से 19 साल की महिला वोटर्स की संख्या 85.3 लाख है और 20 से 29 साल के 19.74 करोड़ वोटर्स हैं। इतना ही नहीं, इस चुनाव में 48,000 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। 88.4 लाख फिजिकली हैंडीकैप वोटर्स हैं। 19.1 लाख नौकरी करने वाले मतदाता हैं और 2.18 लाख मतदाता केंद्रीय कर्मचारी हैं। बिहार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पास सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन समेत ऐसे सभी विभाग रखे हैं जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग दिया गया है। दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को पथ निर्माण, खान एवं भूतत्व, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग दिया गया है। मांझी के बेटे को 3 विभाग दिए गए हैं और मंगल पांडे को बिहार का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने शुक्रवार को ईरान को रूस के साथ संभावित मिसाइल सौदे को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। इन देशों ने कहा है, अगर ईरान यूक्रेन के साथ युद्ध के लिए रूस को बैलिस्टिक मिसाइल प्रदान करने की अपनी योजना के साथ आगे बढ़ता है तो उसे नए आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। बाइडेन प्रशासन कई महीनों से इस बात पर चिंता कर रहा है कि रूस ईरान से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की मांग कर रहा है, क्योंकि मॉस्को अपनी घटती हुई सैन्य साजो सामान की सप्लाई को फिर से भरने के लिए संघर्ष कर रहा है। अमेरिका ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये मिसाइलें ईरान की ओर से रूस को प्रदान की जा चुकी हैं, लेकिन अमेरिकी अधिकारी ईरानी अधिकारियों की टिप्पणियों से चिंतित हैं, जिससे पता चलता है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर यह समझौता होना तय है। बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक G7 समूह के सदस्य देश ईरान की सरकारी विमान कंपनी ईरान एयर को यूरोप के लिए उड़ान भरने से प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है। बता दें कि ईरान पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने पहले ही ढेर सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। सोमालिया में के एक होटल में हमला करने वाले चरमपंथियों को सुरक्षा बलों ने ढेर करने का दावा किया। सुरक्षा बलों का कहना है कि उन्होंने राजधानी के सामान्य रूप से सुरक्षित इलाके में एक होटल की घेराबंदी करने वाले सभी 5 हमलावरों को मार गिराया। पुलिस के प्रवक्ता कासिम रोबले ने शुक्रवार को कहा कि मोगादिशु में SYL होटल पर बृहस्पतिवार रात को हुए हमले में 3 सैनिक मारे गए और 27 अन्य लोग घायल हो गए। अब इसका बदला ले लिया गया है। सोमालिया के चरमपंथी समूह अल शबाब ने
बृहस्पतिवार को टेलीग्राम पर कहा कि उसके लड़ाके होटल में घुसने में कामयाब रहे, जो राष्ट्रपति भवन से ज्यादा दूर नहीं है। इस होटल को सरकारी अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। पुलिस प्रवक्ता कासिम रोबले ने कहा, स्थिति अब शांत है, होटल अब सुरक्षित है और विधायक तथा अन्य होटल निवासी लौटने लगे हैं। सुरक्षित स्थिति सामान्य हो गई है। घेराबंदी खत्म होने के बाद संवाददाताओं को होटल में प्रवेश करने से रोक दिया गया। सोमालिया की राजधानी भी अब सुरक्षित नहीं रह गई है। यह हमला राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल करीब हुआ। हालांकि राजधानी मोगादिशु में हाल के सप्ताह में सुरक्षा बढ़ाए जाने के कारण हमलों में कमी आने का दावा किया गया। सोमालिया की संघीय सरकार के विरोध अल शबाब समूह ने पिछले कुछ वर्षों में होटलों और अन्य स्थानों पर कई घातक हमले किए। मोगादिशु में इससे पहले बड़ा हमला अक्टूबर 2022 में हुआ था, जब दोहरे कार बम विस्फोट में कम से कम 120 नागरिकों की मौत हो गई। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। सबसे पहले डॉक्टर भ्रूण के लिंग का पता लगाता है अपराध के लिए 3 साल की सजा, डॉक्टर ध्यानेश्वर निरगुड़े ने कहा। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान का होली फेथ स्कूल में सम्मान। भ्रष्टाचार ऑक्सीजन है, पीएम मोदी ने कर्नाटक के कलबुर्गी में कांग्रेस पर बोला हमला। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में कांग्रेस की साजिश की बू आ रही है, केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा। लोकसभा के साथ देश की 26 विधानसभा सीटों पर होंगे चुनाव, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी, ईडी के 8 समन पर नहीं हुए पेश। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।